फिल्म की शुरुआत मेक्सिको से होती है और यह हरे रंग के तत्वों के एक सीन के साथ खुलती है, जैसे कि हरे रंग में चित्रित एक महिला, सीढ़ियों से नीचे बहता हरा पानी और अजीब हरे तरल में ढकी हुई सड़कें। इस समय मेक्सिको एक तीव्र नागरिक अशांति से गुजर रहा है, जहां हर दिन हजारों लोग मारे जा रहे हैं। अगले दृश्य में हम एक अस्पताल देखते हैं, जहां कर्मचारी गंभीर रूप से घायल प्रदर्शनकारियों के लिए सभी बिस्तरों को साफ करने के लिए भाग रहे हैं। उसी अस्पताल में रोलैंडो नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी एलिसिया के साथ जा रहा है। वह इतनी बीमार है कि उसके हृदय के वाल्व को बदलने के लिए एक महंगी सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन अस्पताल रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इस समय डॉक्टर रोलांडो को अपनी पत्नी के लिए एक और निजी अस्पताल खोजने की सलाह देते हैं, यह कहते हुए कि उनके बिस्तर वर्तमान में भरे हुए हैं। मध्यम वर्ग ऑरलैंडो के लिए यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सर्जरी के लिए उन्हें लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे, जो कि एक बड़ी रकम है। अस्पताल के बाहर शहर एक घातक उथल पुथल से गुजर रहा है। बंदूकें लगातार दागी जा रही हैं। हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर खतरनाक तरीके से नीचे की ओर उड़ रहे हैं। इधर उधर विस्फोट हो रहे हैं और लोग ऐसे मारे जा रहे हैं जैसे कि उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है। स्थिति से निपटने के लिए राज्य तंत्र ने सैन्य बलों को तैनात किया है। हालांकि शांति बनाए रखने के बजाय अधिक गोलियां चलाई जाती है और इसलिए मरने वालों की संख्या में वृद्धि जारी है। शहर में तमाम अराजकता के बीच हमारा परिचय एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी इवान से होता है। वह वर्तमान में अपनी प्यारी बेटी मैरियन के लिए भव्य हवेली में एक भव्य पोस्ट वेडिंग पार्टी की मेजबानी कर रहा है। नवविवाहितों को भव्य उपहार और नकदी भेंट करते हुए अच्छी तरह से तैयार संपन्न व्यक्ति और व्यापारिक दिग्गज उत्सव में शामिल होते हैं। मैरियन इन उपहारों को अपनी मां को सौंप देती है, जो उन्हें तिजोरी में सुरक्षित रूप से जमा कर देती है। कुछ ही समय बाद मैरियन की मां चिंतित हो जाती है, क्योंकि क्षेत्र में पानी हरा हो जाता है, जो विद्रोह की शुरुआत का संकेत देता है। चिंतित वह अपने पति को बुलाती है, लेकिन उसके आने से पहले हरा रंग आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाता है। इवान फिर चिंता न करने की बात कहकर पार्टी में लौट आता है। हालांकि उसकी पत्नी असहज रहती है और हेड वेट्रेस मार्था को हरे रंग के स्रोत की खोज करने का निर्देश देती है। थोड़ी देर के बाद विक्टर नाम का एक प्रमुख सरकारी अधिकारी पार्टी में आता है। इवान को अपने परिवार को बधाई देने के लिए बाहर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। विक्टर परिवार को सूचित करता है कि उनकी भूमि परमिट को मंजूरी दे दी गई है। यह इंगित करता है कि शहर में अनिश्चित स्थिति के बावजूद अमीर अपनी सभी भव्य जरूरतों से दूर हो रहे हैं। कुछ ही समय बाद विक्टर को बढ़ते खतरे के बारे में पता चलता है, इसलिए वह और उसका परिवार जल्दबाजी में वहां से चले जाते हैं। चल रहे शादी के जश्न के बीच रोलांडो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पता चला कि वह परिवार का माली है। वह मैरियन की मां से विनम्रतापूर्वक संपर्क करता है और अपनी पत्नी की आपातकालीन सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए मांगता है। महिला पार्टी में लौटती है और इवान और उसके बेटे डेनियल से कुछ नकदी मांगती है। वह लगभग 35,000 रुपए इकट्ठा करती है और उन्हें रोलैंडो को सौंप देती है। हालांकि पैसा अपर्याप्त है। क्षण भर बाद वह मैरियन से मिलता है और अपनी दुर्दशा की सूचना देता है। वह दयालु महिला होने के नाते मैरियन तुरंत उसकी मदद करने का फैसला करती है, इसलिए वह डेनियल को बुलाती है। हालांकि वह उसे कुछ और पैसे देता है और उसे जाने के लिए कहता है। मैरियन इस प्रतिक्रिया से निराश है और ऑरलैंडो के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए तिजोरी का उपयोग करने का प्रयास करती है, लेकिन पता चलता है कि पासवर्ड बदल दिया गया है। वह फिर अपने परिवार के सदस्यों के पास जाती है, लेकिन कोई भी सहायता करने को तैयार नहीं होता है, जिससे वह नाराज हो जाती है। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वह अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आती है, लेकिन इस समय तक रोलैंडो पहले ही जा चुका होता है। एक समाधान के रूप में वह अपने पिता के ड्राइवर ईसाई को ले जाती है और रोलैंडो के निवास पर जाने के लिए शादी की पार्टी को गुप्त रूप से छोड़ देती है। कुछ क्षण बाद उन्हें पता चलता है कि आसन्न हमलों की प्रत्याशा में पुलिस ने उसके हवेली के आसपास की सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है। इसके चलते उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। गाड़ी चलाते समय वे रेडियो सुनते हैं और सीखते हैं कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो गए हैं, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हवेली में वापस परिवार को अंततः पता चलता है कि दुल्हन गायब हो गई है, जिससे वे घबरा गए। जैसा कि वे अधिकारियों से संपर्क करते हैं, हेड वेट्रेस मार्था अपने बेटे ईसाई को बुलाती है और उसे पता चलता है कि मैरियन उसके साथ है। वह उसे तुरंत हवेली लौटने के लिए कहती है, लेकिन मैरियन का दावा है कि मेहमान इंतजार कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों किसी तरह रोलांडो के घर का रास्ता बनाते हैं। ईसाई बूढ़े आदमी का भतीजा निकला। घर में प्रवेश करने पर वह अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लाइन काम नहीं कर रही है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद मैरियन वादा करती है कि वह एलिसिया को अस्पताल ले जाएगी। दूसरी ओर लाल और हरे रंग की पोशाक पहने प्रदर्शनकारी वो हवेली में घुस जाते हैं। उनके नेता ने इवान को गोली मार दी, जिससे पूरी तरह से दहशत फैल गई। आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षा प्रमुख अपने नियोक्ता की रक्षा करने के बजाय मेहमानों को गोली मारता है और प्रदर्शनकारियों को घर में तोड़फोड़ करने में सहायता करता है। वह मैरियन की मां को भी बंधक बना लेता है और उसे तिजोरी खोलने के लिए मजबूर करता है।
इस बीच मजदूरों ने हवेली में तोड़फोड़ की, उसका सारा सामान और कीमती सामान चुरा लिया। वह एक कोठरी में छिप जाती है और अपने बेटे को वापस न लौटने की चेतावनी देने के लिए सावधानी से बुलाती है। दुर्भाग्य से प्रदर्शनकारियों में से एक ने उसे देखा और उसे नीचे गिरा दिया। प्रदर्शनकारी तब घर में जो कुछ भी बचा था उसे नष्ट कर देते हैं और इस प्रक्रिया में डेनियल की गर्भवती पत्नी की भी मौत हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमीर अपने लालच और दम के लिए प्रतिशोध का सामना कर रहे हैं। उस रात बाद में मार्ता को होश आता है और पता चलता है कि हवेली पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अराजकता जारी रहने के दौरान वह घर वापस आ जाती है। अगली सुबह इवान को एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल ले जाया गया। अब हवेली की स्थिति अंतत नियंत्रण में प्रतीत होती है। मैरियन घर लौटने का फैसला करती है, इसलिए ईसाई स्थिति की जांच करने के लिए बाहर कदम रखता है। इस समय के दौरान वह अचानक कई सैन्य सैनिकों से भिड़ जाता है जो मैरियन के साथ घर जाने की पेशकश करते हैं। वे सैनिकों पर भरोसा करते हैं और मैरियन उनके ट्रक पर सवार हो जाते हैं। दुर्भाग्य से सैनिक असभ्य हो जाते हैं और मांग करते हैं कि मैरियन अपना फोन, गहने और घड़ी छोड़ दें। हम देखते हैं कि शहर लाशों के ढेर के साथ जर्जर हो गया है। मारियान एनी को घर लौटने के बजाय सैनिक उसे एक सैन्य अड्डे पर ले जाते हैं और उसे अन्य पीड़ितों के साथ एक सेल में रख देते हैं। रहने वाले ज्यादातर संपन्न व्यक्तियों और प्रभावशाली राजनेताओं के रिश्तेदार प्रतीत होते हैं। सुविधा के अंदर उनमें से प्रत्येक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और संपर्क लिखने का आदेश दिया जाता है, जिसे बाद में ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग किया जाएगा। आधी रात को महिलाओं को जगाया जाता है और सैनिक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके विपरीत अपनी पत्नी और मां के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए कहने पर डेनियल अभिभूत हो जाता है। बाद में वह प्रमुख सरकारी अधिकारी विक्टर के पास जाता है और मैरियन को खोजने में उसकी सहायता मांगता है। विक्टर तुरंत सहमत हो जाता है और वह उन्हें जनरल ओरेबे से मिलवाता है, जो उसी में उनकी सहायता करेगा। अगले दृश्य में परिवार अपने मृत प्रियजनों के अंतिम संस्कार में शोक मनाता है। उसी दिन इवान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन उसे अभी भी घर पर अपने चिकित्सा उपचार का पालन करना है। थोड़े समय बाद विक्टर उससे मिलने आता है और उसे आश्वासन देता है कि वे उसकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। इन सबके बीच अमीर लोगों का शासन और सत्ता चरमराने लगती है, क्योंकि उनके नौकर अब अपने मालिकों के अधीन नहीं रहते। सैन्य अड्डे पर वापस सैनिकों ने पीड़ितों की पिटाई के वीडियो रिकॉर्ड किए और उनकी रिहाई के लिए बड़ी फिरौती की मांग करते हुए उन्हें उनके परिवारों को भेज दिया। इस बिंदु पर सेना का नागरिकों पर पूर्ण नियंत्रण प्रतीत होता है, जो उनकी मांगों का पालन करने के लिए मजबूर है। एक राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगाया गया है और अवज्ञा करने वालों को गोली मार दी जाती है। कहीं और रोलैंडो वास्तव में अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हो जाता है, इसलिए वह सैनिकों से सीमा पार करने की अनुमति मांगने के लिए बाहर कदम रखता है। उनकी प्रारंभिक चेतावनी के बावजूद रोलैंडो अपने अनुरोध पर कायम है, जिसके कारण उसकी मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लंबे समय बाद नहीं, एलिसिया भी मर जाती है। उसकी बीमारी और चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण ईसाई, मार्था और अन्य मातम मनाने वाले चर्च में अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस बीच हवेली में डेनियल को सैन्य अड्डे से एक फोन कॉल प्राप्त होता है, जिसमें मैरियन की रिहाई के बदले में $1 मिलियन की फिरौती मांगी जाती है। धमकी से भयभीत वह और उसके पिता विक्टर के कार्यालय में जाते हैं और सहायता लेने के लिए उन्हें वीडियो फुटेज दिखाते हैं। मैरियन के अपहरण के बारे में सुनकर जनरल अरिबे ने अपहरणकर्ताओं को ट्रैक करने के लिए सभी उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने का वादा किया। अगले दृश्य में मैरियन को ले जाने वाले अपहरणकर्ताओं में से कुछ को पता चलता है कि उनके नेता ने उन्हें केवल 2 लाख रुपए का भुगतान करने की योजना बनाई है, जिसे वे अपर्याप्त मानते हैं। नतीजतन वे दूसरे तरीके से अपना भाग्य बनाने का फैसला करते हैं। वे ईसाई के घर में एक गुप्त यात्रा का भुगतान करते हैं और उसे मैरियन की सुरक्षित वापसी के बदले में 8 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए विनती करते हैं। अपने अधिकार और शक्ति को दिखाने के लिए वे मार्था और ईसाई को 2 यात्रा पास प्रदान करते हैं। अगले दिन मां बेटे की जोड़ी यात्रा पास का उपयोग करती है और परेशान करने वाली खबर देने के लिए अपने नियोक्ता के घर जाती है। हताश और कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण इवान 8 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया और डैनियल ने मैरियन को वापस पाने की उम्मीद में उन्हें पैसे सौंप दिए। क्रिस्टीन और मार्था फिर पैसे लेकर घर लौटते हैं और अपहरणकर्ताओं को सौंप देते हैं। दुर्भाग्य से लालची अपहरणकर्ता 1 मिलियन पेसों की मांग करते हैं, यह दावा करते हुए कि प्रारंभिक भुगतान केवल डाउन पेमेंट था। सैन्य अड्डे पर बंधक संख्या 3 है, कम से कम उसके परिवार के फिरौती का भुगतान करने के बाद। हालांकि जैसे ही वह सेल से बाहर निकलता है, उसे बेरहमी से गोली मार दी जाती है। गोलियों की आवाज से बाकी बंधक हिल गए और सदमे में चीख पड़े। यह इंगित करता है कि सेना न केवल फिरौती की रकम की मांग कर रही है, बल्कि बंधकों की जान भी ले रही है, जिससे उनमें से किसी के परिवारों के साथ पुनर्मिलन की संभावना नहीं है। अगले दिन क्रिस्टन और मार्था डैनियल को स्थिति समझाते हैं, जिसमें यह भी बताया गया है कि अपहरणकर्ता किस तरह से अधिक पैसे की मांग कर रहे हैं।
यह संदेह पैदा करता है, इसलिए डेनियल ने मैरियन के अपहरण के लिए नौकरों पर जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए तुरंत विक्टर को फोन किया। इस जानकारी के साथ जनरल ओरिबे और उनकी टीम ईसाई के घर जाती है और अपहरणकर्ताओं के आने का इंतजार करती है। जैसे ही वे करते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। हालांकि मार्था, जो पूरी तरह से निर्दोष है, को भी हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद पुलिस ने सैन्य अड्डे पर छापा मारा और मैरियन को बचाया गया और एक पुलिस वैन में ले जाया गया। एक बार जब वह चली जाती है, पुलिस शवों पर पेट्रोल डालती है और आग लगा दी जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके निशान कभी नहीं मिले। बचाव, जो कई परिवारों के लिए एकमात्र आशा थी, नरसंहार में बदल गया। मैरियन का मानना है कि वह आखिरकार सुरक्षित है और उसे बचा लिया गया है, लेकिन चीजें वैसी नहीं है जैसी वे दिखाई देती है। जनरल अरीबे उसे ईसाई के स्थान पर ले जाता है, जहां वह उसके साथ एक नजर का आदान प्रदान करती है। दोनों समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा। इसके तुरंत बाद मैरियन को ईसाई के सामने गोली मार दी गई और उसके शरीर को बाथरूम में फेंक दिया गया। पुलिस अधिकारी क्रिश्चियन को एक बंदूक थमाता है, उसे मैरियन की हत्या के लिए दोषी ठहराता है। ईसाई स्तब्ध है और अनिश्चित है कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसे भी गोली मार दी जाती है। अगले दिन डैनियल को विक्टर और जनरल ओरिबे से बुरी खबर मिलती है, जो दावा करते हैं कि मैरियन को अपहरणकर्ताओं ने गोली मार दी थी। यह झूठ पुलिस की सभी जघन्य कार्रवाइयों पर पर्दा डालता है। अंत में इवान को उसके बगल में बैठे विक्टर और जनरल अरेबे के साथ निष्पादन समारोह में भाग लेते हुए देखा जाता है। वे ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मार्था उन 3 लोगों में से एक है जो ऊपरी उच्च क्रूरता का शिकार हुए हैं। जल्द ही उन्हें सबके सामने अंजाम दिया जाता है। यह घटना सैन्य नियंत्रण के तहत एक नए आदेश की स्थापना को चिन्हित करती है और विशेषाधिकारों के बिना उनके शासन को प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।